जब आप चीन का नाम सुनते हैं तो आपके मन में सबसे पहले क्या आता है? शायद आपके दिमाग में उभरती हैं तकनीक से भरी फैक्ट्रियां, इंसानों के साथ काम करते रोबोट, ऊंची ऊंची इमारतें और एक ऐसा देश जो हर दिन कुछ नया कर दिखा रहा है। कोई इसे तकनीक की ताकत के रूप में देखता है तो कोई सत्ता और नियंत्रण के प्रतीक के रूप में। यह वही चीन है जो धीरे धीरे दुनिया में अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती दे रहा है और अपनी नीतियों, अपनी रफ्तार और अपने अनुशासन के बल पर एक नई विश्व व्यवस्था गढ़ रहा है। पर चीन केवल रोबोट, मोबाइल या फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं है। यह उस सभ्यता की भूमि है जिसकी जड़ें 5000 वर्षों के इतिहास में गहराई तक फैली हैं, जहां राजाओं और सम्राटों से लेकर क्रांति और साम्यवाद तक हर दौर में इस देश ने खुद को नए रूप में ढाला है। आज का चीन केवल एक आर्थिक शक्ति नहीं, बल्कि एक ऐसी विचारधारा बन चुका है जो यह दिखाती है कि अनुशासन, नीति और दृष्टिकोण किस तरह एक राष्ट्र को बदल सकते हैं। लेकिन प्रश्न यह भी है, क्या चीन का यह सफर इतना सरल था? क्या यह देश जो कभी गरीबी और संघर्षों से जूझ रहा था, सच में विश्व की महाशक्ति बन चुका है? और सबसे अहम, क्या चीन दुनिया के लिए प्रेरणा है या चुनौती? आइए आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे चीन की इस अद्भुत यात्रा को, उसके भूगोल से लेकर इतिहास, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और उन चुनौतियों तक जो उसके भविष्य को आकार दे रही हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं इस कहानी को, एक ऐसे देश की जो केवल बदल नहीं रहा बल्कि पूरी दुनिया को बदलने की दिशा दिखा रहा है। यह है चीन, ड्रैगन की असली ताकत। चीन पूर्वी एशिया में स्थित है और इसके पड़ोसी देशों की संख्या 14 है। चीन का क्षेत्रफल लगभग 9.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो इसे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बनाता है। इतनी विशाल भूमि का मतलब है कि यहाँ की प्राकृतिक परिस्थितियाँ अलग अलग हैं और जीवन के सभी रूप यहाँ देखे जा सकते हैं। उत्तर पश्चिम में हिमालय और कुणल पर्वत फैले हुए हैं, जिनकी ऊंचाई इतनी है कि वे आसमान को छूते प्रतीत होते हैं। तिब्बत का पठार, जिसे दुनिया की छत भी कहा जाता है, चीन के भूगोल में एक अहम भूमिका निभाता है। इसके विपरीत उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मैदान हैं, जैसे नॉर्थ चाइना प्लेन, जो खेती और आबादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पश्चिम की तरफ गोबी और तकलामाकन जैसे रेगिस्तान हैं, जो यहाँ के जीवन को चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। चीन की नदियाँ उसकी जीवन रेखा हैं। यांगत्जे नदी एशिया की सबसे लंबी नदी और येलो रिवर, जिसे सभ्यता की जननी कहा जाता है, देश के विभिन्न हिस्सों में पानी पहुंचाती हैं। मेकोंग नदी दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में पानी और खेती का मुख्य स्रोत है। यहाँ की जलवायु भी अलग अलग हिस्सों में अलग है। दक्षिण में गर्म और नम मौसम है, जहाँ हरियाली और खेती अधिक होती है। उत्तर की सर्दियाँ बहुत ठंडी होती हैं और गर्मियों में तापमान कम रहता है। इससे यह साफ है कि चीन में मौसम की स्थिति भी बहुत बदलती रहती है। चीन प्राकृतिक संसाधनों में भी काफी समृद्ध है। यहाँ कोयला, लोहे, तांबे और दुर्लभ धातुएं प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। ये संसाधन चीन के उद्योग और तकनीक को मजबूत बनाते हैं और देश की प्रगति में बड़ी भूमिका निभाते हैं। चीन का इतिहास आज से नहीं बल्कि हजारों साल पहले से शुरू होता है। अगर हम समय में पीछे जाएं तो हमें एक ऐसी सभ्यता मिलती है जो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। लगभग 3000 साल ईसा पूर्व, यानी जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे और भारत में सिंधु घाटी सभ्यता फल फूल रही थी, उसी समय येलो रिवर के किनारे एक नई सभ्यता जन्म ले रही थी। यही चीन की नींव थी। शुरुआती दौर में चीन के लोग कृषि पर निर्भर थे। उन्होंने चावल और बाजरा उगाना शुरू किया, मिट्टी के बर्तन बनाना सीखा और छोटे छोटे गांव बसाने लगे। यही वे लोग थे जिन्होंने आने वाले हजारों सालों में एक विशाल सभ्यता की नींव रखी। शिया वंश को चीन का पहला राजवंश माना जाता है, जो लगभग 2100 ईसा पूर्व के आसपास अस्तित्व में आया, जिसके बाद शांग और फिर झो वंश आए। झो काल में कन्फ्यूशियस और लाओ त्से जैसे महान दार्शनिकों ने जन्म लिया, जिनके विचारों ने चीनी समाज, नैतिकता और राजनीति को गहराई से प्रभावित किया।
221 ईसा पूर्व में किन शी हुआंग ने पूरे चीन को एकजुट किया। उत्तरी हमलावरों से बचाव के लिए प्रसिद्ध महान दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण शुरू किया। इसके बाद हान वंश के दौरान चीन एक शक्तिशाली साम्राज्य बन गया और रेशम मार्ग के माध्यम से अन्य देशों से व्यापार शुरू हुआ। समय के साथ कई वंश आए, तांग, सोंग, युआन, मंगोल शासन, मिंग और छिंग, जिनमें हर एक ने चीनी संस्कृति और विज्ञान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 19वीं शताब्दी में पश्चिमी शक्तियों के हस्तक्षेप और आंतरिक विद्रोहों के कारण छिंग साम्राज्य का पतन हुआ। 1911 में आखिरी सम्राट को हटाकर साम्राज्य का अंत कर दिया गया और चीन एक गणराज्य बना। लंबे गृह युद्ध के बाद 1949 में माओ जेडोंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी ने सत्ता संभाली और जनवादी गणराज्य चीन की स्थापना हुई। तब से चीन ने राजनीति, अर्थव्यवस्था और विज्ञान के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की है और आज यह दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। चीन दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, जहां लगभग 1.25 अरब से ज्यादा लोग रहते हैं। यहाँ की संस्कृति बहुत पुरानी और समृद्ध है, जिसमें परिवार, परंपरा और सम्मान को बहुत महत्व दिया जाता है। चीनी लोग त्योहारों जैसे चाइनीज न्यू ईयर, मिड ऑटम फेस्टिवल और ड्रैगन बोट फेस्टिवल को बड़े उत्साह से मनाते हैं। उनकी कला, संगीत, नृत्य और मार्शल आर्ट्स पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। धर्म के रूप में बौद्ध धर्म, ताओ धर्म और कन्फ्यूशियन विचारधारा का गहरा प्रभाव है, हालांकि आजकल कई लोग नास्तिक भी हैं। कुल मिलाकर चीन की संस्कृति अनुशासन, मेहनत और सामूहिकता पर आधारित है। चीन की अर्थव्यवस्था आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसका जीडीपी लगभग $19 ट्रिलियन के आसपास है। यह आर्थिक ताकत पिछले कुछ दशकों में तेजी से बढ़ी है, खासकर 1978 में डेंग शियाओपिंग द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों के बाद। पहले चीन की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर निर्भर थी, लेकिन अब यह औद्योगिक उत्पादन, निर्यात और सेवाओं के क्षेत्र पर आधारित है। चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, मोबाइल फोन, कपड़े, मशीनें, खिलौने और ऑटोमोबाइल जैसे अरबों डॉलर के उत्पाद हर साल निर्यात किए जाते हैं। इसके प्रमुख औद्योगिक केंद्र शंघाई, शेनझेन, ग्वांगझो, बीजिंग और चोंगकिंग जैसे बड़े शहर हैं। निर्यात के अलावा चीन का घरेलू बाजार भी बहुत बड़ा है, जहां अरबों उपभोक्ता हर रोज वस्तुएं और सेवाएं खरीदते हैं, जिससे उसकी आंतरिक अर्थव्यवस्था भी मजबूत बनी रहती है। कृषि अब भी ग्रामीण इलाकों में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहां चावल, गेहूं, मक्का और चाय जैसी फसलें उगाई जाती हैं। चीन ने तकनीक और नवाचार में भी बड़ी प्रगति की है। चीन की ताकत सिर्फ उसकी अर्थव्यवस्था या सेना में नहीं, बल्कि उसकी राजनीति के उस ढांचे में भी है जो दशकों से एक ही सिद्धांत पर टिका हुआ है: एक दल, एक दिशा, एक विचार। चीन में शासन का पूरा ढांचा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी सीपीसी के इर्द गिर्द घूमता है। यही पार्टी देश की नीतियां बनाती है, नेतृत्व तय करती है और हर स्तर पर नियंत्रण बनाए रखती है। चीन में पश्चिमी देशों की तरह बहुदलीय चुनाव प्रणाली नहीं है। यहाँ सत्ता में केवल एक ही राजनीतिक दल है और वही देश की नीतियों से लेकर नागरिकों के जीवन तक हर निर्णय पर प्रभाव डालता है। शासन की संरचना देखने पर हमें 3 प्रमुख संस्थाएं दिखाई देती हैं: नेशनल पीपल्स कांग्रेस, जो देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है; स्टेट काउंसिल, जो सरकार का प्रशासनिक चेहरा है; और सबसे ऊपर है कम्युनिस्ट पार्टी, जो इन दोनों को दिशा देती है। पिछले कुछ वर्षों में चीन की राजनीति का चेहरा और भी केंद्रीकृत हुआ है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है शी जिनपिंग का नेतृत्व। शी जिनपिंग ने सत्ता संभालने के बाद पार्टी, सेना और राज्य तीनों का नियंत्रण अपने हाथ में लिया है। उन्होंने न केवल अपने कार्यकाल की समय सीमा खत्म कर दी, बल्कि देश की राजनीति में एक नया युग शुरू किया, जहां सत्ता का केंद्र एक व्यक्ति की विचारधारा बन गई। इस विचारधारा को कहा जाता है चीनी विशेषताओं वाला समाजवाद
यानी ऐसा समाजवाद जो चीन की जरूरतों, उसकी संस्कृति और उसकी राजनीतिक वास्तविकता के अनुरूप है। चीन में सरकार केवल नीतियां नहीं बनाती, बल्कि यह भी तय करती है कि कौन सी बात कही जा सकती है और कौन सी नहीं। मीडिया, इंटरनेट और जनमत पर कड़ा नियंत्रण यहाँ की शासन प्रणाली का अभिन्न हिस्सा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे वीचैट, वेइबो और इंटरनेट पर सरकार का गहरा प्रभाव है। कोई भी पोस्ट, लेख या वीडियो जो सरकार या पार्टी की आलोचना करे, कुछ ही मिनटों में हटा दिया जाता है। चीन ने एक विशाल डिजिटल सुरक्षा तंत्र खड़ा किया है, जिसे दुनिया ग्रेट फायरवॉल के नाम से जानती है। यह दीवार सिर्फ साइबर सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए भी है। हर नागरिक की ऑनलाइन गतिविधियां, यहाँ तक कि खरीदारी तक, सब डेटा के रूप में दर्ज की जाती हैं। इससे सरकार को न केवल सुरक्षा पर नियंत्रण मिलता है, बल्कि समाज की निगरानी करने की क्षमता भी। किसी भी महाशक्ति की पहचान उसकी सेना से होती है, और जब बात चीन की आती है तो उसकी सैन्य ताकत दुनिया भर में चर्चा का विषय बन जाती है। चीन की सेना, जिसे पीपल्स लिबरेशन आर्मी कहा जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी स्थायी सेना है। लाखों सैनिक, हजारों टैंक, अत्याधुनिक मिसाइलें और तेजी से बढ़ती नौसेना और वायुसेना, यह सब मिलकर चीन को एक ऐसी ताकत बनाते हैं जिसे नजरअंदाज करना असंभव है। लेकिन चीन की सैन्य शक्ति केवल आकार में नहीं, बल्कि रणनीति और तकनीक में भी गहरी है। बीते 2 दशकों में चीन ने अपनी सेना को 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक ढाला है। अब उसका ध्यान केवल जमीनी युद्ध पर नहीं, बल्कि साइबर युद्ध, अंतरिक्ष युद्ध और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुरक्षा प्रणाली पर भी केंद्रित है। चीन ने अपनी नौसेना यानी PLA नेवी को तेजी से आधुनिक बनाया है। नए एयरक्राफ्ट कैरियर्स, सबमरीन्स और मिसाइल डेस्ट्रॉयर्स के साथ अब उसका लक्ष्य है प्रशांत महासागर और दक्षिण चीन सागर में अपना प्रभाव स्थापित करना। और यही कारण है कि दक्षिण चीन सागर के विवाद अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। हर महान शक्ति के पीछे कुछ ऐसी चुनौतियां होती हैं, और चीन भी इस सच्चाई से अछूता नहीं है। पहली और सबसे बड़ी चुनौती है इकोनॉमिक स्लोडाउन। बीते कुछ वर्षों में चीन की विकास दर पहले जैसी तेज नहीं रही। उत्पादन घटा है, निर्यात में गिरावट आई है, और देश के युवाओं में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। दूसरी चुनौती है बुजुर्ग होती आबादी। दशकों तक चली एक बच्चे की नीति ने जनसंख्या संतुलन बिगाड़ दिया है। अब युवा कम और वृद्ध अधिक हो गए हैं, जिससे न केवल कार्यबल घट रहा है, बल्कि पेंशन और स्वास्थ्य का बोझ भी बढ़ रहा है। चीन के शहरों में जन्म दर इतनी घट चुकी है कि आने वाले दशकों में यह देश जनसंख्या की गिरावट का सामना कर सकता है। तीसरी बड़ी चुनौती है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तेज औद्योगिक विकास की कीमत चीन को अपनी हवा और पानी से चुकानी पड़ी है। कई शहरों में प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है,